हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के। अभी थोड़ी देर पहले जो है रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कैसे हैं, पहले तो वन लाइनर आपके साथ शेयर करता हूँ कि बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी जो है हमें देखने के लिए मिली है। हम ये कह सकते हैं कि शानदार जो है रिजल्ट्स आए हैं। इसका आकलन जो है हमने पहले ही आपके साथ चर्चा में किया था कि जो बैंकों की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने के लिए मिली थी जब प्रोविजनल डेटा जो है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आए थे। तो अब जो रिजल्ट है उसका एक गहन अध्ययन करते हैं कि क्या चीज़ें थी बैंकिंग के पूरे सिस्टम में और एचडीएफसी बैंक ने किस तरीके से जो अर्निंग्स ग्रोथ की है वो जो मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था, जो मार्केट के बेस्ट एस्टिमेट्स थे उनको भी बीट किया है। हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज एस्टिमेट्स थे उनके ऊपर जो है रिजल्ट्स आए हैं। और रिजल्ट में क्या खास बातें हैं, कौन सी बहुत बेहतरीन बातें हैं, एक या दो पॉइंट जहां पर थोड़ा सा कोज ऑफ कंसर्न हो सकता है वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे से ये जानना चाहेंगे कि सर शेयर प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिएगा, शेयर प्राइस का इम्पैक्ट जो है बाजार पे छोड़ देते हैं और क्योंकि कल ये 4% जो है शेयर चला भी है और एक अच्छा माल उठा भी है, तो अभी मैं शेयर प्राइस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं रिजल्ट पे चर्चा आज आपके साथ करूंगा। हालांकि रिजल्ट उम्मीदों से अच्छे हैं और जो उम्मीद कर रहे थे हम अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप ये कह सकते हैं कि भाई हम उम्मीद कर रहे थे 90 नंबरों की तो 93 नंबर आ गए, यानी कि नंबर्स 2-3 नंबर ज़्यादा ही आए। यानी कि 100 में से अगर आप 90% उम्मीद कर रहे थे तो 93% नंबर आ गए हैं और नंबर्स जो हैं अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन जो चीज़ें आगे वरी कर सकती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यानी कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या चीज़ें देखते हैं वो कोशिश करेंगे हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने की। तो सबसे पहली बात है कि जो रिजल्ट एनालिसिस हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करते हैं जिससे कि बेस्ट जो है जजमेंट हम ले सकें। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मतलब मैं इसके जो रिजल्ट एनालिसिस पिछले 1.5-2 साल से कर रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इससे शानदार परफॉर्मेंस मैंने पिछले 2 साल में नहीं देखी है। यानी कि इस क्वार्टर के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है और तकरीबन 15% का ईपीएस जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% है। अब इनकी जब अर्निंग्स होती है तो इन अर्निंग्स में क्या विशेष होता है, देखिएगा, बैंक डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं और वो पैसा लोन के रूप में बांट देते हैं। लेकिन डिपॉजिटरों का तकरीबन 25% पैसा बैंक या तो इन्वेस्टमेंट के रूप में या आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जो है रखते हैं। तो तकरीबन 25% पैसा डिपॉजिटर्स का ब्लॉक रहता है जो या तो इन्वेस्टमेंट के रूप में लिक्विड इन्वेस्टमेंट में या आरबीआई के पास या खुद अपने पास जो है लिक्विडिटी जो है मैनेज करने के लिए बैंक्स रखते हैं। तो 75% पैसा जो बचता है डिपॉजिटर का वो लोन के रूप में बांट दिया जाता है और जो कंपनी की इक्विटी है वो भी जनरली लोन के रूप में बांट दी जाती है और कंपनी की इक्विटी मानी जाती है टीयर 1 कैपिटल। और इसके अलावा ऐसी कोई भी लोन्स जो कि आपने कभी रीपे नहीं करना, खाली इंटरेस्ट पे करना है, जिनको हम परपेचुअल लोन्स बोलते हैं, वो जो लोन्स हैं वो भी टीयर 1 कैपिटल होते हैं। यानी कि जो बैंक की जो मेन कैपिटल है वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल और जो कंपनी के इकट्ठे हुए प्रॉफिट्स, तो इसको हम बोलते हैं टीयर 1 कैपिटल। और टीयर 2 कैपिटल्स होती है जो थोड़ी सी कम समय के लिए हमारे पास है या जिसकी श्योरिटी नहीं है हमारे पास कि भाई ये इनकम अभी ये जो कैपिटल है आगे समय में रहने वाली है नहीं रहने वाली, टीयर 2 कैपिटल। तो ये जो सारी कैपिटल होती है इन कैपिटल्स को के हिसाब से हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो जो कंपनी के रिस्क है उसके सामने ये कैपिटल कितनी है, तो जनरली ये कैपिटल 12-13% से जो ऊपर होती है तो अच्छी मानी जाती है और 20-21% तक जो है बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। उससे ज़्यादा देखिएगा बैंक रखेंगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे। तो अल्टीमेटली ऐसी रेशियो पे हम एक फोकस करेंगे आज। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे हमारी नज़र रहेगी कि वो रेशियो कितनी है। दूसरी बात ये है कि जो बैंक पैसा उधार लेते हैं और जो देते हैं उसके जो बीच का डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो वो भी तकरीबन 4% के ऊपर रही है, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हम उसको मानेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें हमें देखनी है वो है बैंक की असेट्स क्वालिटी। तो जो पूरा दारोमदार था इस पूरे रिजल्ट के अंदर जो बाजार देखना चाह रहा था, क्योंकि ईपीएस की कैलकुलेशन तो मैं भी कर देता अगर मुझे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पता होता कि भाई ये इतना प्रोविजंस बनाएंगे, तो सभी को प्रोविजनल डेटा से बहुत कुछ अंदाज़ा हो गया था। लेकिन बस एक ही डाउट था और वो डाउट था क्या
कि भाई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के ऊपर प्रोविजन कितना बनेगा या असेट्स क्वालिटी किस तरीके की रहेगी। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में आप लोग जानते हैं कि जो कोविड पीरियड था तो वहाँ पर बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी पिछले 1-1.5 साल अगर हम पीछे देखें तो। लेकिन बैंक अब बहुत अच्छे रिकवरी के मूड में। आप में तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर आपकी तेज़ी की पोजीशन तो नहीं HDFC बैंक में, या आपने बैंक निफ्टी लॉन्ग तो नहीं कर रखा है। मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूँ, मेरी दोनों साइड की पोजीशंस हैं और मंदी की पोजीशंस थोड़ी सी ज़्यादा होंगी बजाय की तेज़ी के। बट मैं आपके साथ एक न्यूट्रल एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई इसकी मार्केट में क्या व्यू होगा। तो मैं जब भी आपके साथ एनालिसिस करता हूँ मैं इस बात की नहीं चिंता करता कि भाई मेरी पोजीशंस किस तरीके से हैं। बट हाँ मैं बता दूँ मेरी दोनों साइड पोजीशंस हैं और मंदी थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी तेज़ी के मुकाबले में, क्योंकि मैं जनरली ऑप्शन सेल करता हूँ तो मेरी दोनों ऑप्शन सेल हो रखी हैं। तो ये हो सकता है कि जो मेरी पुट सेल हो रखी हैं वो थोड़ी सी दूर की हों और जो कॉल्स हैं वो थोड़ी सी नज़दीक की हों, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मंदी भाई थोड़ी सी ज़्यादा है और तेज़ी थोड़ी सी कम है। बट मंदी तेज़ी हम लोग एक बात बता दें आपको कि भाई ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये चीज़ें आप एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितनी मंदी कितनी तेज़ी। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी मंदी की पोजीशंस एज़ कम्पेयर टू तेज़ी ज़्यादा है, तो वो हम वर्कआउट करेंगे। बट वो एक अलग स्ट्रेटेजी है, वो ट्रेड्स हैं तो अल्टीमेटली उसमें स्टॉप लॉस भी होते हैं, पोजीशंस बदल भी ली जाती हैं। तो मैं आपके साथ जो भी आकलन करूँगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करूँगा जिस तरीके से बैंक ने परफॉर्मेंस दी है, और इस बात की परवाह नहीं करूँगा कि भाई मेरी पोजीशंस किस तरीके की है। आप में तो बहुत व्यूअर्स को लगता होगा सर अपनी पोजीशंस के हिसाब से बात करेंगे, नहीं। बट हाँ मेरी पोजीशन है, डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूँ तो इंटरेस्ट अर्न्ड 3517। आपको पता है मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट एनालिसिस करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ना बैंक कितना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा बैंक हो गया, यहाँ करोड़ों रुपए में बात हो रही है, बल्कि अब तो अरबों रुपए में बात हो रही है और थोड़े समय में हो सकता है खरबों रुपए में बात हो, और बैंक अभी भी रिपोर्टिंग कर रहा है लैक्स में। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर बैंक के कोई भी ऐसे ही जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ इसकी जो रिपोर्टिंग है उसको लैक्स से हटाकर कम से कम करोड़्स में कन्वर्ट करें। आप एक बड़े बैंक है और इस तरीके की जो लैक्स में रिपोर्टिंग है हमें अच्छी नहीं लगती और आप लोगों को भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं 2 जीरो हटा दूं अगर पीछे से तो वैल्यूज़ करोड़ में आ जाएगी, क्योंकि लैक्स में और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं तो 2 जीरो आप हटा देंगे तो करोड़ की वैल्यू आ जाएंगी। तो तकरीबन 35,000 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया था, 35,172 करोड़ का जो इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया था, जो लोन इन्होंने बांटे हुए हैं उस पर इस बार इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया है 38,586। तो 35,172 से 38,586 ये जो ग्रोथ है ये तकरीबन 10% है। तो आप देखेंगे कि सब कुछ 10% के आसपास चलेगा, लेकिन EPS 15% बढ़ जाएगी, वो बताऊंगा आपको किस तरीके से। तो ये जो इंटरेस्ट की टोटल अर्निंग्स है ये 10% बढ़ी है, इसमें मेजर पोर्शन लोन्स का है और जो इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो भी तकरीबन 8% के आसपास बढ़ी है। इंटरेस्ट की अर्निंग्स जो इन्होंने लोन दिए हैं उस पर तकरीबन 10% के आसपास की ग्रोथ है। तो सब कुछ 10% है। जो RBI के पास बैलेंस है वो अब तो उठा लिया भाई यार, RBI पे पैसा कौन छोड़ेगा। जब कोविड चल रहा था भाई, जब दिक्कत थी तो RBI के पास पैसा रखो भाई, इंटरेस्ट ले लो, जो भी एक्स्ट्रा पैसा RBI के पास पार्क करो। अब देखिएगा बैंक अब कह रहे हैं, अब तो लोग मांगने आ रहे हैं भाई, कोविड के बाद लोगों के पास पैसे नहीं है। तो आपको पता ही है लोन ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त थी इनकी पिछले क्वार्टर में, तो लोन ग्रोथ है तो ब्याज तो आएगा ना। अब वो ब्याज आएगा तो भाई RBI के पास पैसा क्यों रखेंगे। तो RBI से जो 296 करोड़ का इंटरेस्ट आया था पिछले क्वार्टर में, वो 160 करोड़ का है। तो ये तो पक्का था कि आना भी कम चाहिए और वो आया भी है। और अदर इनकम्स की जो फिगर्स है, क्योंकि अदर जो इंटरेस्ट वाली जो अर्निंग्स है वो 279 से 314 है। तो कुल मिला के मोर और लेस सभी जो चीज़ें एक दूसरे को ऑफसेट अगर कर दें तो बस RBI का बैलेंस जो है उससे कम ब्याज कमाए और वो बैंक के लिए बढ़िया भी है। और ये सब कुल मिला के बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा जब लोन की प्रोसेसिंग होती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकते हैं तो अदर इनकम्स की फिगर बढ़ती है। और अदर इनकम्स की जो फिगर्स थी पिछले क्वार्टर में थी 6388 करोड़, जो इस बार है 7595 करोड़। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये भी 20% की रेट से बढ़ी है। तो जो अदर इनकम है इसने बड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज किया। तो ये जो 20% की अर्निंग बढ़ी है ये
काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। यानी कि जो बैंक की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो ट्रैक पे आती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो गाड़ियों के लोन है, बाकी लोन्स हैं, होम लोन्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग अच्छी हो रही है। और वहाँ पर जो फीस है, जो फ़ौरन से जो पैसा आ रहा है, उसके ऊपर जो कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं उन्होंने हालांकि डिटेल दी हुई है। तो कुल मिलाकर मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, बट ये 20% अच्छी है। अब टोटल इनकम को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनकम तकरीबन 11% के आसपास बढ़ रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो है वो भी देखिएगा प्रेशर में है। और इस बैंक के अंदर खास बात है, क्योंकि मैंने पीछे के रिजल्ट्स जो हैं पहले पढ़ लिए, तो इनका जो कंपोनेंट है फिक्स डिपॉजिट वाला, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई इतना एग्रेसिव बैंक आया होगा कि आज हाल फिलहाल में जो एफडी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जनरली ये बैंक कासा पे फोकस करता था, लेकिन अब इस बैंक को थोड़ा सा फ्यूचर दिख रहा है। और फ्यूचर क्या दिख रहा है कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ते हुए रहेंगे तो बैंक एफडी को जितने जल्दी से जल्दी आप अपने बैंकों में ले आओगे, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यानी कि जो एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं अभी, और अभी और बढ़ेंगे, तो इन्होंने पहले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के उसकी खूब एडवर्टीजमेंट की। और इन्होंने, क्योंकि मैं भी इनका जो है कस्टमर हूँ, तो अल्टीमेटली इन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया वो बैंक एफडी पे किया। जो हमारे को मैसेज भी कर रहे हैं, भाई एफडी करा रहे हो, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं। और अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट भी किया। यानी कि जो बाकी जो कम्पिटिटिव बैंक हैं उनके एफडी के रेट्स के सामने इनके रेट भी बड़े कम्पिटिटिव हैं। जनरली ये बड़े बैंक है तो पहले बहुत कम एफडी में ये ग्रोथ करते थे। यानी कि एसबीआई से या बाकी बैंकों के सामने अगर देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के कम होते थे, लेकिन आज की डेट में कम्पिटिटिव है। तो इन्होंने एफडी में बहुत पैसा उठाया है इस बार, और जिसकी वजह से इनकी जो इंटरेस्ट पेड करने की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। नहीं तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा जो है इंटरेस्ट मार्जिन कमाते थे, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर है, क्योंकि इन्होंने एफडी में ज़्यादा ग्रोथ की है बजाय के कासा उठाने के, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो ये 15,690 करोड़ से बढ़कर 17,565 करोड़ हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये फिगर भी तकरीबन 18-20% के आसपास आती है। तो ये जो फिगर्स आ रही है 18% के आसपास, ये जो फिगर्स है ये इसीलिए ज़्यादा आ रही है कि क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट के ऊपर पैसा एफडी वाला उठाया। तो आप उसको नेगेटिव भी लें तो ये लेंगे कि भाई चलो इस क्वार्टर में, लेकिन इन्होंने जानबूझ के किया, क्योंकि राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो साइकिल चली हुई है इंडिया में। और अगर वो बढ़ेगी, मान लीजिएगा मैंने एक एफडी करा ली 6.5% पे, तो अब अगर मैंने वो एफडी अगर बैंक आगे बढ़ा के उसको 7% भी कर देता है, तो होगा क्या कि मैं अपनी एफडी अगर 6.5% पे उसको ब्रेक करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे को पेनल्टी लग जाएगी, तो मैं 7% पे शिफ्ट नहीं करूंगा। तो ये एग्रेसिवली क्या कर रहे हैं कि भाई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको पता है कि आगे बढ़ने वाले हैं, या पिछले 7-8 महीने से इनको पहले से पता था कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ने वाले हैं, तो इन्होंने एग्रेसिवली एफडी के ऊपर जो है पैसा उठाया खूब दब के। और एफडी के अंदर बहुत सारा पैसा जो है इन्होंने एग्रेसिवली उठाया, जिसकी वजह से इस क्वार्टर में तो आपको एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इंटरेस्ट जो है ज़्यादा लग रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इन्होंने जो है एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप जो है उठाया है कि बजाय के ज़्यादा कासा पे फोकस करने के आप एफडी से पैसा उठा लो। तो इन्होंने कासा भी हालांकि मैनेज किया बहुत अच्छा, लेकिन एफडी से पैसा ज़्यादा उठाया। एम्प्लॉय की कॉस्ट जो है यहाँ पे रिलीफ दे रही है, 3500 करोड़ थी जो 3523 करोड़ है, तो वो आप ये समझिएगा कि ना के बराबर बढ़ी है। यानी कि जिसने अर्निंग्स के अंदर एक सबसे बड़ा कमाल किया है वो एम्प्लॉय की कॉस्ट ने किया है, जबकि बाकी खर्चे 10% की रेट से इन्फ्लेशन के साथ बढ़े हैं, जो बैंक की ग्रोथ है उसके साथ बढ़े हैं। तो ये जो अदर एक्सपेंसेस ये तो 10% बढ़े हैं, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ अगर HDFC बैंक के हैं तो वो जानते भी होंगे कि अभी, क्योंकि हमारे भी बैंक के जो एम्प्लॉयज़ उनसे बातचीत होती रहती है, वो भी यही कहते हैं कि जो नई मैनेजमेंट आई है ये हमारे को रिवार्ड ज़्यादा नहीं कर रही है। पहले हम बहुत सारे जो रिवार्ड्स हैं हमारे को मिलते थे, वो रिवार्ड्स थोड़े से कम हो गए, यानी कि जो परक्यूजिट्स और जो बेनिफिट्स हैं वो उस रेट से नहीं ग्रो हो रहे जिस रेट से हमें पहले मिलते थे। तो ये हालांकि एम्प्लॉय की कॉस्ट में हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि हम रिजल्ट एनालिसिस के एंगल से देखें तो शेयर प्राइस के हिसाब से, लेकिन शायद ये अगर अगले क्वार्टर में इनको बढ़ानी पड़ेगी और शायद वो कॉस्ट आपको अगले क्वार्टर में बढ़ती हुई नज़र भी आएगी। मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूँ, आप पिछले साल से मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो बिज़नेस के साइज़ के हिसाब से एम्प्लॉय के मामले में इन्होंने अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग की है, जिसका प्रॉफिट में भी एक अच्छा आपको जंप देखने के लिए मिल रहा है। और प्रॉफिट यहाँ पर भी आप देखेंगे
कि 26,192 करोड़ के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, सॉरी ये तो खर्चे, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे 15,367 करोड़ के, वो बढ़कर हो गए 17,392 करोड़। अब ये जो खर्चे बढ़े, ये जो खर्चे बढ़ने के बाद ये जो प्रॉफिट बढ़ा है, ये जो प्रॉफिट बढ़ा है ये तकरीबन 17% के आसपास है। तो ये भी बहुत बढ़िया है कि भाई ग्रोथ हो गई। अब ये जो 17% का प्रॉफिट है ये साफ कहाँ हो जाता, ये तबाह हो जाता अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एसेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है। तो बैंक ने यहाँ पे संभाल के रखा है, और क्योंकि कोविड पीरियड में पीछे प्रोविजंस अच्छे बने थे तो उसका बेनिफिट भी इनको मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर्स में 3187 करोड़ की जो एनपीए थी अपने लीस्ट लेवल के आसपास थी, उसी लेवल पर यहाँ आ रही है 3240 करोड़। तो वो बिल्कुल मामूली सी है, वो तकरीबन 1.5% के आसपास बढ़ी है। तो दूसरा बेनिफिट मिला है यहाँ से। तो दो जगह कमाल हो गया। दो जगह कहाँ पे कमाल हो गया? पहला कमाल हुआ है एक्सपेंसेस साइड में, प्रोविजंस बढ़े नहीं, यानी कि जो बैंक का साइज बढ़ा उसके सामने नहीं बढ़े। दूसरे एम्प्लॉय की कॉस्ट नहीं बढ़ी। तीसरा बेनिफिट आया अदर इनकम से। तो अदर इनकम्स में जंप अच्छा जो है देखने के लिए मिला, जिसकी बदौलत बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर 15% के रेट से के आसपास जो है बढ़े हैं। तो प्रोविजंस वगैरह सब कुछ अप्रूव करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 16 साढ़े 16 मतलब अप्रोक्सीमेटली 17 लगा लीजिए। और जब ईपीएस है वो डाइल्यूटेड बेसिस पर 16.5 से 19 हो गई है, क्योंकि कुछ शेयर्स यहाँ पर इशू हुए हैं। तो वो जो 16-17% का जो ग्रोथ होते हैं वो यहाँ पर आके ट्रांसलेट होते होते वो 15% पे आके रुक गया है। डाइल्यूटेड बेसिस पे देखिए, जब भी ईपीएस देखिएगा आपके काम की डाइल्यूटेड ईपीएस होती है, तो जब भी ईपीएस डाइल्यूटेड होती है वही आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो ये था इसका रिजल्ट में दम। तो आपको तीनों पॉइंट बता दिए। अदर इनकम पॉजिटिव थी, एम्प्लॉय कॉस्ट में सेविंग कर ली। तीसरी बात कहाँ थी? प्रोविजंस बढ़े नहीं। कुल मिलाकर बहुत बढ़िया हुआ इनका। अब यहाँ पर दूसरी चर्चा करते हैं असेट्स क्वालिटी। असेट्स क्वालिटी स्टेबल है, 1.28 से 1.23 हो गई है। ग्रोस एनपी और नेट एनपी भी 0.35 से 0.33। तो मुझे लगता है कि शायद ये अपने बेस्ट पीरियड के अंदर भी बैंक चल रहा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ अगर हम रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें तो वो जो 0.46 थी वो भी बढ़कर 0.51 हो गई है। यानी कि 0.51 का मतलब है कि 2% से ऊपर, और 2% से ऊपर रिटर्न ऑन असेट्स का नेट इम्पैक्ट देखिएगा, इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 1% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है शेयर बहुत बढ़िया वैल्यूशन पर काम कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्लाइटली आप जो है इस पैमाने पर रिटर्न ऑन असेट्स पर थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन अर्निंग्स के मामले में कहीं आपको ओवर वैल्यूड नहीं नजर आएगा। अब बात करते हैं डेट इक्विटी की। तो डेट इक्विटी रेशो क्या है? देखिएगा, डेट इक्विटी रेशो जनरली डिपॉजिट्स को डेट में नहीं शामिल करते। अब मैं बात करता हूँ इनके मर्जर से रिलेटेड। एचडीएफसी बैंक का और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर ड्यू है। अभी शेयर होल्डर्स की जो अप्रूवल के लिए भी देखिएगा कोर्ट ने जो है एनसीएलटी ने डेट भी दे दी है कि भाई आप मीटिंग बुला लीजिएगा। तो वो प्रोसेस चल रही है, हालांकि वो अगले साल सेकंड क्वार्टर तक जाके कंप्लीट होगा फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अब बात ये है कि जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.36 से बढ़कर 0.38 है। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, देखिएगा इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उस पर ध्यान रखिएगा। 17.52 यानी कि जो पर्याप्त कैपिटल है रिस्क एडजस्टेड एसेट्स को एडजस्ट करने के बाद, तो वो घटकर 16.92 हो गई। अब ये 16.92 क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि भाई अगली कैपिटल रेज करने के लिए जनरली तो ईसोप इशू है, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब उसके अलावा जो बाकी कैपिटल है, बैंक ऐसे केसेस के अंदर या तो राइट इशू से या और इक्विटी के माध्यम से कैपिटल रेज करते रहते थे, या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से। लेकिन अब इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़नी नहीं है। बढ़ेगी क्यों नहीं? क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर होना है उसमें इक्विटी, ये जब तक आपको पूरी मर्जर की प्रोसेस नहीं होगी, नई इक्विटी बैंक की बैलेंस शीट में भी नहीं आएगी, एचडीएफसी लिमिटेड की में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो स्वैप रेशियो जो डिसाइड हो रखी है उसको इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति के अंदर जनरली दोनों ऑर्गेनाइजेशन जिनका मर्जर होना है वो नई इक्विटी इशू नहीं करते हैं। उसकी वजह से इन्होंने इक्विटी रेज नहीं करनी है। अब बात यह कि एक जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो मर्जर के अंदर है, वो वास्तव में इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को आगे चल के थोड़ा सा हिला सकती है।
और इस वजह से जब भी इनका मर्जर होगा तो शायद एक नई इक्विटी बैंक के मर्जर होते के साथ आपको एक नई इक्विटी शायद बैंक में डालनी पड़ेगी। वो ही एक कंसर्न है जिसकी वजह से HDFC बैंक को शायद इतनी अच्छी वैल्यूएशंस नहीं मिल रही हैं, क्योंकि HDFC बैंक लिमिटेड और HDFC बैंक का जो मर्जर होना है उसमें HDFC बैंक के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, बट HDFC बैंक के लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल है। दैट्स वाई जो है आपको HDFC बैंक के शेयर प्राइस पर अच्छे रिजल्ट के बाद भी जो है शेयर की प्राइस परफॉर्मेंस नज़र अच्छी नहीं आ रही है। मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मर्जर होना है उसके जो ओवरहैंग्स हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग है। अब ये देखिएगा यहाँ पे डेट इक्विटी 0.36 से 0.38 है, तो जो कैपिटल एडुकेसी की मैंने बात की थी तो उसके लिए अब इक्विटी तो आएगी नहीं, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से आप या अलॉटमेंट करते या आप राइट इशू देते। तो अब आपने किया क्या, अब आपने किया ये कि आपने लोन उठा लिया। अब वो लोन उठाने की वजह से आपकी डेट इक्विटी बढ़ गई और वो 9.29% हो गई, यानी कि जो डेट की मात्रा है जनरली ये बैंक 8% 7% के रेंज में रहता है। जनरली इसकी कोशिश होती है कि 8% के आसपास रहे, ये 8 से थोड़ा कम, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन ये हो गई है 9.29। तो ये थोड़ी सी चिंता है, यानी कि बैंक की बैलेंस शीट थोड़ी सी लीवरेज्ड हो गई है, बजाय के इक्विटी आने के डेट आ गया, यानी कि बोरोइंग्स आ गई। तो इस क्वार्टर में इन्होंने जो है बोरोइंग्स उठाई, जिसकी वजह से डेट इक्विटी 9.29 पर चली गई है। और इसमें डेट के अंदर ये जो पैसा डिपॉजिटर से उधार ले रखा वो डेट की श्रेणी में नहीं आता, ये मैं आपको बता दूं। अगर उस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो फिर बैंक की बैलेंस शीट में 70% मतलब डेट आ जाएगा, यानी कि बैंक की जो डेट इक्विटी अगर उस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो 3 या 4:1 के आसपास जाके रुकेगी। तो वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, कभी आप सोच रहे हैं। और यहाँ पे इस क्वार्टर में आया कहाँ से प्रॉफिट देखिएगा, ट्रेजरी में तो पैसा आने नहीं था भाई, RBI के पास तो पैसा ही नहीं है। और वैसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू वो कम हो जाएगी, कि जो बॉन्ड्स तुम्हारे पास हैं। तो इनकम भी कम आई है, उसमें प्रॉफिट भी कम आया है, और बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो रिड्यूस हो गई है। उसके घटने के बावजूद भी, उस प्रोविजन को अदर इनकम एडजस्ट करने के बाद भी इन्होंने अदर इनकम में अच्छा जंप दिखाया है, और वो जो है काबिल तारीफ है। रिटेल बैंकिंग में देखिएगा इनका 2700 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 3077 करोड़ आया है, 10% से ज़्यादा का जंप है। होलसेल बैंकिंग में 7366 करोड़ से 922, ये तकरीबन 20% के आसपास का जंप है, 18% के आसपास का जंप है। अदर बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो है इन्होंने डी ग्रोथ की है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट जो है रिटेल में भी अच्छा किया, होलसेल बैंकिंग में भी किया। तो बहुत कम बैंक ऐसे होते हैं जो दोनों जगह अच्छा कर रहे हो, तो दोनों परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है। उसके बाद कैपिटल की बात करेंगे, बैलेंस शीट का साइज़ पिछले एक साल में कितना बढ़ा है। तो पिछले साल में जो कैपिटल थी वो 55375 थी, अब नए शेयर इशू हैं ESOP के अंदर तो 5577 हो गई है। तो बैलेंस शीट तकरीबन, अगर हम अदर देन ESOP देखें तो बैलेंस शीट का साइज़ तकरीबन 18% के आसपास ग्रो हुआ है। तो इसका मतलब 18% क्या शेयर प्राइस चला है या नहीं चला है वो आपने कैलकुलेट करना है। ये चल तो 18 से ज़्यादा भी जाता, लेकिन ये 18% इसलिए नहीं चला जो कि अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का ओवरहैंग है। इस पीरियड के अंदर इन्होंने 1,54,06,280 1 करोड़ 50 लाख यानी कि 1.5 करोड़ जो शेयर्स हैं वो इन्होंने नए ESOP में इशू किए हैं। और इसके अलावा देखिएगा 37 द बैंक रेज एडिशनल Tier 1 कैपिटल 3000 करोड़। तो ये 3000 करोड़ की नया डेट इनके पास आया, वो Tier 1 कैपिटल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से आपको डेट इक्विटी रेशियो बढ़ती हुई नजर आई है, जो 8.23 से बढ़कर 9.2 है। तो बाजार इसके बारे में चिंता जरूर कर सकता है, ये बाजार को शायद पसंद नहीं आएगा। और ये जो Tier 1 कैपिटल जो है ये रेज किया है। इसके अलावा अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें तो 20 रुपये की EPS है, डाइल्यूटेड बेसिस में 19.83, तो टोटल लगाएंगे 80 रुपये की EPS आ रही है। अगर हम इसी को अगर आगे पोलेट करें और इंट्रापोलेट करें और एक्स्ट्रापोलेट करें तो देखिएगा पिछले और आगे के मिलाकर जो कैलकुलेशन बनती है उसके हिसाब से अभी आप इसको 80 पे लेके जाएंगे, मैं ग्रोथ लूँगा तो 80 की बजाय 90 और इवन 100 रुपये की EPS भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 100 साल में, अगर सेम कंडीशंस रहती हैं। लेकिन जो मार्केट में, जो बाज़ारों में स्लो डाउन की ये सारी चर्चाएं हो रही हैं विदेश से, तो जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं वहाँ से जो इनकी लोन बुक है उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो 90 से 100 रुपये की EPS लगाएंगे तो फॉरवर्ड बेसिस पर आपको जो शेयर्स है वो 14 से 15 के PE वैल्यूशंस पर मिल रहा है अभी। तो इसका मतलब वैल्यूशन वाइज तो बिल्कुल फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 10-15% बढ़ने की भी गुंजाइश हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लेकिन बस आपको बात यह है कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का जो मर्जर होना है वो शायद ओवरहैंग है। तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी अच्छी परफॉर्मेंस है, नो डाउट।
और जहाँ तक इनकम की बात करेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी जो है 4.1% है, गुड है। और बैंक की जो कोर रेवेन्यूज़ हैं वो भी 18% बढ़े हैं, जो मैं आपके साथ मोस्टली चर्चा कर चुका हूँ। और रिवोल्यूशंस के लॉस वगैरह एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी है सबकी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना जब, तो डेट वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो उनके जो प्रोविजंस हैं वो आते हैं, तो वो प्रोविजंस अदर इनकम से जो है बैंक से एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से अदर इनकम पे डेंट तो बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अदर इनकम 20% बढ़ी है। और प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 16.6% बढ़े हैं, जबकि बाकी नेट प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 20% के आसपास बढ़ गए। रीज़न सिंपल सा है कि जो एनपीए की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी जो है बैंक की रही है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो पोजीशंस हैं बैंक की, जो 20% प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो काफ़ी बढ़िया है। और कासा जो डिपॉजिट है वो 15.4% जो बढ़ा है, जबकि जो टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि जो आरडी होती है और जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, वो 22% बढ़ा है। जो मैंने आपको कहा भी था कि कासा खाली 15 बढ़ा और टाइम डिपॉजिट बढ़ गया 22%। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि बैंक की मैनेजमेंट एग्रेसिवली जो है बैंक एफडी को प्रमोट कर रही थी, और ये सब कुछ जो है आपके सामने। और रिटेल के साथ साथ जो होलसेल बैंकिंग है वो भी सब कुछ अच्छा करता हुआ नज़र आया है। और जो रिटेल लोन बुक है, रिटेल में अगर साल दर साल देखें तो 21% की ग्रोथ है, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में 27। और आपने देखा कि टोटल टीम में भी जब मैंने आपको प्रॉफिट की बात की तो दोनों जगह पर इन्होंने अच्छा किया। तो शायद ये बाजार को पसंद भी है कि भाई दोनों जगह पर अच्छी ग्रोथ किया। तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट एनालिसिस आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और ये रिजल्ट एनालिसिस आपको कैसा लगा, मैंने नंबर से ज़्यादा आपके साथ खुल के उन पॉइंट्स पर चर्चा की है जो रिजल्ट से जुड़े हुए हैं। और आपको लगता है कि भाई ये बढ़िया रिजल्ट एनालिसिस था, तो भाई इस वीडियो को शेयर करिए। और जो लोग बैंकिंग शेयर में निवेश करते हैं, जो लोग बैंक निफ्टी में निवेश करते हैं, या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, या बाकी बैंकों में निवेश करते हैं, उन सब को भाई ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, जिससे कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है, मुझे लगता है कि आकलन जो है बैंक का खुद भी कर सकें। और आपके अगर कोई कमेंट्स हैं, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई है, तो वो भी आप जो है हमारे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यार 27 मिनट की हो गई है, आपका अगर सर ये 27 मिनट की वीडियो कौन सुनेगा। देखिएगा, मेरा काम तो एनालिसिस करने का, अब जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपके साथ बात किया। देखिए, टाइम पास तो मैं करता नहीं हूँ कि बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ या बहुत एक ही पॉइंट को बार बार आपको साथ बोलता हूँ। हाँ, कुछ पॉइंट्स को एज ए टीचर जब मैं पढ़ाता था तो नेचुरली एक आदत हमारी रहती थी, और अभी भी हम जब क्लास लेते हैं तो अभी भी सेम आदत रहती है कि कई चीज़ें 2 बार भी हम बोलते हैं या 3 बार भी बोलते हैं, इसलिए कि सामने वाले की जो है दिमाग के अंदर वो चीज़ सेट हो जाए। क्योंकि जब हम कोई चीज़ समझा रहे हैं तो वो अच्छे से उसको समझ में आए। तो कई बार बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान नहीं होता है, तो जब दूसरी बार बोलते हैं तो सुन लेते हैं। तो ये जो असर है, ये चंचलता जो है स्टूडेंट्स के बीच में रहती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसी चंचलता जो है हमारे व्यूअर्स के पास भी रहती होगी, क्योंकि थोड़ी मौज मस्ती के मूड में तो आप देखिएगा रहते ही हैं, और उस वीडियो उस समय सुनते हैं। अब वो क्लास वाला एनवायरनमेंट तो होता नहीं कि बिल्कुल ध्यान से आप सारी चीज़ सुनेंगे, तो कभी कभी कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, तो वो लाइनें जो है दोबारा से आपको हम रिपीट कर देते हैं, या 2 बार। बहुत लोग सोचते होंगे यार सर एक ही चीज़ 2 बार बोलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो ना करूँ, बट बाय नेचर भी हो सकता है, क्योंकि 25-26 साल से जो है मेरा जो टीचिंग का कैरियर रहा है, तो उसके अंदर ये चीज़ें जो है हमने फेस की हैं। और स्टूडेंट कैसे रिएक्ट करता है, स्टूडेंट को कैसे समझ में आती है, तो उस चीज़ को हमने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है। तो फिर भी कुल मिलाकर आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।